नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, पर आज तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में गजब गजब दलीलें रखी। सिंघवी ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को बेल देने से धरती नहीं हिल जाएगी। तो आज कोर्ट से कैसे झटका लगा है केजरीवाल को बताएंगे आपको। साथ ही झटका तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को भी दे दिया है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रही है। कांग्रेस 10 में से 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, पर अखिलेश यादव ने साफ साफ संकेत दे दिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। तो सपा कांग्रेस में रार की चर्चा करेंगे। साथ ही आज बात बिहार और हरियाणा और साथ ही अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात की भी करेंगे। बिहार में जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के संपर्क में होने के आरोप में आरजेडी ने अपने 5 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, तो वहीं हरियाणा में अमित शाह के एक्शन से विपक्ष बेदम हो गया है। तो इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट में जबरदस्त बहस हुई, क्यों राहत नहीं मिली? देखिए, राहत इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी दो मसले को एक साथ लपेट के हाईकोर्ट से फैसला आज लेवाना चाह रहे थे। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, 2 अलग अलग बातों को एक साथ मिक्स करके ना देखिए। आज सिंघवी साहब से क्या कहा गया? सिंघवी साहब ने कहा कि देखिए, हमें 3 बार राहत मिल गई, एक लोअर कोर्ट से, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से। अब मामला आपके सामने में है, ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। जानबूझ के ये लोग जेल के अंदर रखना चाहते हैं, जैसे इमरान खान को जेल में रखा गया है, एक केस से हटता है दूसरा केस लगा दिया जाता है। तो बस आज बाहर कर दीजिए। बहुत दिन हो गया, मेरा चीफ मिनिस्टर जो है जेल के अंदर है। अब समझने वाली बात यह है, मुहर्रम के दिन छुट्टी है पूरी दुनिया में, फिर भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो जब आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो उनके वकील भी वही स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेंगे। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ये मिसलीड कर रहे हैं, आर्गुमेंट में बहुत त्रुटि है, बेल इनको कहीं से नहीं मिला है। ये जो लोअर कोर्ट का जो बेल है वो दरअसल हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जज साहिबा ने कह दिया कि भाई हमने बिना पढ़े ही हमने दे दिया जजमेंट, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो वो बेल नहीं है। दूसरा जो ये गिरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बेल तो सिर्फ चुनाव में शामिल होने के लिए, कैंपेन के लिए। तो ये मनु सिंघवी ये भी नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो उसकी पार्टी को ही बैन कर दिया, चुनाव में उसको कैंपेन करने नहीं दिया गया। तो ये जो इक्विवेलेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, ये बिल्कुल बकवास है। और तीसरा, जो अभी इंटरिम राहत मिली है, बोले ये तो बाय डिफॉल्ट मिला, वो बेल नहीं है। वो दरअसल सेक्शन 19 को चैलेंज किया जा रहा है, जिसपे कोर्ट ने यह कहा कि हम फैसला नहीं कर सकते हैं, इट रिक्वायर्स लार्जर बेंच। तो जब लार्जर बेंच के पास गया तो बाय डिफॉल्ट ऐसे में आपको राहत दी गई है। तो एग्जैक्टली वो बेल भी नहीं है, आप यहां बेल मांगने आए हो। तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि देखिए मैडम, ये जो आज हो रहा है चर्चा, उसमें सीबीआई सिर्फ इस पॉइंट पे बहस करने आई है कि हमने जो गिरफ्तार किया वो लीगल है या इलीगल है। अगर ये तय हो जाए कि ये लीगल है, तब तो बेल की बात होगी। अगर आपने ये तय कर दिया कि नहीं, अरेस्ट जो है इलीगल है, तो फिर बेल का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये दोनों अलग अलग मसला है। तो मैडम जज ने यही कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, तो पहले क्या डिसाइड होना चाहिए? पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि लीगल है या इलीगल है। तो इस पे सीबीआई ने कहा कि देखिए, हम तो यहां तक पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वी हैव पास द जुडिशियल स्क्रूटनी। हमने गिरफ्तार किया, जज के पास लेके गए, जज ने कहा कि ठीक है, इसको हिरासत में ले लो। जज ने भेजा तिहाड़ जेल। तो ऑलरेडी अगर जज को ये रहता कि भाई हमारा गिरफ्तारी इलीगल था,
तो वो जज कहते कि भाई तुमने क्यों पकड़ के लाया इसको इलीगल तरीके से, इसको अंदर डालो, इसको बाहर छोड़ो उसको। तो ये ऑलरेडी हमने, तो फिर ये तो मनोज सिंघवी साहब एक के बाद एक तर्क देते रहे, लेकिन मैडम ने कहा कि भाई ठीक है, आज का फैसला लीगैलिटी के ऊपर होगा, ये हम रिजर्व कर रहे हैं। और बेल के ऊपर जो बहस जो है वो 29 जुलाई को, अब 29 जुलाई तो बहुत दूर है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर जज साहिबा को ये लगता कि क्योंकि अब तो वो फैसला दे कि बहस हो गया, अगर उनको ये लगता कि भाई ये इलीगली डिटेन किया है, इलीगल अरेस्ट है, तो वो 29 जुलाई का टाइम नहीं देती, क्योंकि बेल के ऊपर तो चर्चा तब करेगी मैडम जब मैडम को ये लगेगा कि भाई लीगल है। अगर मैडम को ये लगता आज कि भाई ये इलीगल गिरफ्तारी हुई है, तब तो रफा दफा आज ही मामला हो गया होता। तो इसलिए राहत मिलने की चांसेस जो है हाई कोर्ट से तो नहीं लग रहा। बिल्कुल, और इंतजार भी लंबा अभी करना पड़ेगा। सर, बात उत्तर प्रदेश की करें तो ये यूपी के जो दो लड़के हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, बड़ा साथ में घूमते फिरते टहलते रहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्यों नहीं समझौता बन पा रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा का एक परिणाम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए जिस तरीके से यहां पर दिल्ली के अंदर कोई सहमति नहीं है केजरीवाल की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी में, हरियाणा में कोई सहमति नहीं है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सहमति नहीं हो सकती। अखिलेश यादव और मायावती के बीच पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में एक गठबंधन हुआ था, लेकिन उस गठबंधन के बाद तुरंत ही मायावती और अखिलेश का रास्ता अलग अलग हो गया विधानसभा चुनाव तक। उसी तरीके से कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया अखिलेश यादव के साथ, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश में एक्सपेंशन का समय आ गया है। इसके बाद इन लोगों ने पहले सम्मान यात्रा, फिर सराहना यात्रा शुरू करने की कोशिश की, और अखिलेश यादव के तरफ से कहा गया कि जब गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, जीत हम दोनों के मिली हुई है, तो फिर आपकी जीत में हमारी भूमिका शामिल है, तो आपके नेता क्यों घूमेंगे, राहुल गांधी क्यों घूमेंगे, प्रियंका वाड्रा क्यों घूमेगी, हमारे नेता भी साथ में होंगे, तभी ये हो सकता है यात्रा, वरना यात्रा नहीं होगी। यानी कि वहां पर यात्रा पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को लगता है कि अब फिर से अखिलेश यादव के साथ मिलजुल कर कुछ सीटें यहां से ले लें उपचुनाव में, और 4 सीटों की डिमांड कर दी। 4 सीटें अखिलेश यादव अगर दे देते हैं तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही इस बात के लिए अखिलेश यादव पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि क्या हमेशा के लिए कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन कर लिया, आगे विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन होगा, और जब 10 में से 4 यानी कि 40% सीटें आप मांग रहे हैं और आपको अखिलेश यादव दे दें, तो फिर आगे विधानसभा में भी 40% की मांग करेंगे। लोकसभा में तो 40% सीटें दी नहीं, तो इसलिए सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आप अपनी डफली, अपना राग अपने साथ रखिए, आप अकेले 10 सीटों पर लड़ लो, क्योंकि हमें पता है कांग्रेस का बेस क्या है, कांग्रेस को कौन लोग वोट देते हैं। अगर अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस खड़ी होती है तो एक भी मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगी। और दूसरे, जो हिंदुओं के बीच अभी कांग्रेस को लेकर इतनी नफरत पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा पैदा किया, हिंदुओं को हिंसक कहा, अयोध्या में जीत के बाद आपने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमने तो राम को ही हरा दिया है, इसलिए अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे नहीं बढ़ सकती। और यह समाजवादी पार्टी के अंदर विचार चल रहा है कि अगर कांग्रेस को साथ लेते चले तो फिर अगले 10 साल के अंदर कांग्रेस मुसलमानों का वोट तुमसे छीन लेगी, और इसलिए इन दोनों के रास्ते भी अलग अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव क्यों डरे हैं कि अपने नेताओं को निष्कासित कर रहे हैं? देखिए, वहां बिहार के अंदर एक नया फिनोमेना, जिसको मैं कहता हूं कि केजरीवाल पार्ट 2, ये प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी जो है उसने लॉन्च किया, जनता का राज होगा। देखिए, यही फ्रॉड, ये जो दिल्ली वाला जो है, इसने भी स्वराज स्वराज, हमें क्या चाहिए, स्वराज, हमें स्वराज चाहिए, ये टोपी सबको पहनाया। अब वहां पे जन स्वराज चाहिए, है ना। तो ये देखिए, एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर है, ये
जनता के सामने अभी कोई टेस्ट पास इसने किया नहीं है, लेकिन पैसा, मीडिया, सोशल मीडिया, उसके आधार पे उसने कुछ बज़ क्रिएट किया है। अब होता क्या है कि जो नेता बिना पेंदी का लोटा वाले होते हैं, डडर मडर करने वाले, जिनकी अपनी कोई साख समाज में नहीं होती, जिसका अपना कोई वोट बैंक बेस नहीं होता, लीडर्स विदाउट मासेस, उनको लगता है कि कहीं दिल्ली की तरह तो खेल नहीं हो जाएगा, कहीं दिल्ली की तरह ये प्रशांत किशोर जो है वो सरकार तो नहीं बना लेगा। ये इस तरह का माहौल पब्लिक में नहीं है, लेकिन नेताओं के बीच में है। तो होता क्या है कि चुनाव से ठीक पहले 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल पहले से हर जगह जो है लोग चोंच मारना चालू कर देते हैं। उसी चक्कर में आरजेडी के कुछ लोग जो है वो उनकी दुकान पे चले गए, प्रशांत किशोर की दुकान पे। इनको मालूम चला तो सीधे पार्टी से निकाल दिया। क्यों पार्टी से निकाल दिया गया? क्योंकि ये प्रशांत किशोर की जो पूरी की पूरी उसका जो नरेशन है, उसकी जो नैरेटिव है, वो ये है कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, गधा है, बेवकूफ़ है। लालू यादव जो है कोई यादवों के नेता नहीं है, वो अपना परिवार का नेता है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया बाप है लालू यादव, कि अपना जो बाल बच्चा जो मैट्रिक ठीक से नहीं पास किया उसको डिप्टी सीएम और सीएम बना दिया। आप ये समझिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? ये यादवों के अंदर घुस करके, यादवों के मोहल्ले में जाकर के लालू यादव के खिलाफ ही भाषण देता है, और लोग, ये कहना पड़ेगा, लोग उसके भाषण को लाइक कर रहे हैं। तो ये जो टूट फूट ना हो, एक सिग्नल तेजस्वी यादव ने दिया है कि खबरदार, इस आदमी के पास सटे नहीं, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता बनता हुआ नजर भी आएगा तो आपकी जगह आरजेडी में नहीं होगी। ये अभी आरजेडी ने किया है, कल ये काम बाकी पार्टी वाले भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात सतर्क कर दूं बिहार की जनता को, वैसे लोग जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, वैसे लोग जो समाज में लोगों की परेशानियों को मुद्दा बनाकर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट लेने की कोशिश करते हैं केजरीवाल की तरह, ये ज्यादा खतरनाक है। वो आपके राज्य को कहां बेच डालेगा, कहां बर्बाद कर देगा, कहां एक्सीडेंट करवा देगा, वो आपको जरा सा भी भनक नहीं लगने देगा। भाई तेजस्वी यादव जीत के आएगा, हमको मालूम है तेजस्वी यादव क्या करेगा। बीजेपी वाले जीत के आएंगे, मालूम चलेगा भाई बीजेपी वाले ये करेंगे। नीतीश कुमार जीत के आएंगे, हमको मालूम है वो ये करेंगे। लेकिन ये प्रशांत किशोर क्या करेगा, ये कोई जानता है? कोई बता सकता है? क्योंकि इसने अभी तक अपनी विचारधारा क्लियर नहीं की है और ना ही अपना एजेंडा बताया है। वो बता तो रहा है कि भाई नौकरी किसी के पास नहीं है, सब गरीबी है, सब ये है, सब वो प्रॉब्लम, 1001 प्रॉब्लम तो बता रहा है, सोल्यूशन नहीं बता रहा। और इसलिए ही इज अ डेंजर टू इंडियन पॉलिटी, ही इज डेंजर टू बिहार। बिल्कुल सर, अमित शाह का हरियाणा दौरा, क्या कुछ चल रहा है वहां पे बीजेपी के अंदर और विपक्ष किस तरह से बेदम है? साथ ही एक अहम मुलाकात हुई अमित शाह और पीएम मोदी के बीच में, क्या था मुलाकात का मकसद? देखिए, अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया, ओबीसी सम्मान सभा थी, लेकिन वहां पर अमित शाह ने जो बातें कही है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष की पार्टियां कर रही है कि इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट कम आया, मोदी को सीटें कम आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कमजोर हो गया है। अब वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, अब वो मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करेगी, अब इनका एजेंडा बिल्कुल मिक्सचर हो चुका है। इस बात का संकेत सबसे पहले अमित शाह ने दिया और उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से कर्नाटक में लोग ओबीसी के सारे रिजर्वेशन को छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं, यानी वही बात जो पीएम मोदी ने पहले कही थी चुनाव से पहले, ये अब भी यहां यही मुद्दा रहेगा, आगे के चुनावों में भी ये मुद्दा जीवित रहेगा। इनके कहने से ये नहीं होगा कि अब हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करना छोड़ दे। उन्होंने इसी बात का जिक्र किया और फिर
ओबीसी के लिए जो पहले से भारतीय जनता पार्टी करती रही है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का वो पूरा समीकरण तोड़ा है, ध्वस्त किया है, पंजाबी मूल के खट्टर साहब को सीएम बनाया। इतने सालों में पहली बार गैर जाट सीएम बने वहां के। उसके बाद जब खट्टर को हटाया तो सैनी को लाकर भी यही कहा कि यहां ओबीसी की बात होगी लेकिन सिर्फ जाटों की बात नहीं होगी। यह भी नैरेटिव उन्होंने सीधे सेट कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जाट आंदोलन, किसान आंदोलन के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा में इन जाटों ने वोट ही नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सीटें कम आई है। इस पर भी हम भरोसा नहीं करते हैं। जो राजनीति पहले से चल रही है वही आगे चलेगी। इसलिए हरियाणा में जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, ओबीसी, गैर जाट ओबीसी समुदाय को एक साथ जोड़ा जा रहा है और इस बात के लिए आगे बढ़ाई जा रही है कि जाट पॉलिटिक्स जो ये पार्टियां कर रही है, ये सब आपस में जाटों के वोट के लिए लड़े। हम केवल जाट की पॉलिटिक्स वहां नहीं करेंगे। हरियाणा में गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं की राजनीति जरूर होगी। लेकिन उसी के बाद अचानक से पीएम मोदी के साथ मुलाकात होती है, घोषणा होती है कि कैबिनेट की बैठक होगी कल। अब कल कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात, ये तो बड़ा संकेत देता है क्योंकि 23 जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है और सेशन शुरू होने के पहले इन दोनों की मुलाकात का मतलब है कि सत्र के दौरान इस बार क्या क्या होगा। यानी कि राहुल गांधी का वो एजेंडा कि संसद सत्र में हंगामा करेंगे, बजट के समय भी वैसे ही हुड़दंगई करेंगे। इस बीच हम क्या करेंगे, वो पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है कैबिनेट की मीटिंग में और इस पर आगे प्लान बनेगा और इस सत्र के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले हलचल काफी तेज बढ़ती जा रही है। विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर फिर से बवाल नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नजर नहीं आ रही है, तो वहीं हरियाणा से अमित शाह ने विपक्ष को पूरी तरह से बेदम कर दिया। इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।